जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर और बीकॉम फर्स्ट ईयर में एक कंपलसरी सब्जेक्ट लगता है हेल्थ एंड फिटनेस। तो आज हम उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो गाइस, 206 हड्डियां हमारे शरीर में होती हैं। मैंने क्वेश्चंस के आंसर नीचे लिख दिए हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। सेकंड क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है ग्लूटस मैक्सिमस। तो गाइस, ध्यान से देखना इस क्लास को। जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजाना कितना पानी पीना चाहिए? तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को रोज 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो हड्डी के लिए मजबूती के लिए सबसे अच्छा विटामिन डी होता है और विटामिन के से हमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम मिलता है। विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है जो हमारी बोन्स को मजबूत करता है। साथ ही विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। विटामिन के जो होता है वह ब्लड का थक्का जमाने में काम आता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर विटामिन डी है। मैंने आपको इन ऑप्शंस को समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि अगर क्वेश्चन में सेंटीग्रेड ना होकर फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो फ़ारेनहाइट में 94% होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सबसे तेज ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है? तो सबसे तेज ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अपनी सिंपल फॉर्म में जब टूटता है तो वह ग्लूकोज में बदल जाता है और ग्लूकोज सबसे तेज और सबसे फास्ट होता है जो हमारी ह्यूमन बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में वजन का अधिकांश हिस्सा किससे बना होता है? जी हाँ, शरीर में सबसे ज्यादा वाटर होता है और हमारे शरीर का सबसे ज्यादा हिस्सा पानी के कंटेंट से बना होता है। इसलिए सबसे अधिक अगर मात्रा हमारी बॉडी में देखी जाए तो वो वाटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शरीर में रक्त का पीएच स्तर सामान्य रूप से कितना होता है? जी हाँ, शरीर में रक्त का पीएच मान सबसे ज़्यादा 7.4 होता है। 7.4 का पीएच बिल्कुल एक्यूरेट होता है और ये हमारे शरीर में एक पीएच स्केल होता है जो 2 भागों में डिवाइड होता है। नीचे का भाग एसिड होता है और ऊपर का जो भाग होता है वो बेस माना जाता है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि 7.4 एसिड है या बेस, तो हमें न्यूट्रल बताना है क्योंकि इसका बेस जो होता है वो 7 होता है। 7 से ऊपर बेस, 7 से नीचे एसिड, 0 से 7 के बीच में जो आता है वो एसिड होता है और 7 से जो ऊपर होता है वो बेस होता है।
लेकिन हमारी वैल्यू बीच में है, इसलिए इसको हम एल्केलाइन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? शरीर में इंसुलिन अग्नाशय में बनता है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखना कि जो इंसुलिन होता है वो हमारे पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में बनता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, कौन सा तत्व हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने का कार्य करता है? तो कैल्शियम, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि कैल्शियम हड्डी और दांत को मजबूत बनाने का कार्य करता है। ठीक है, आज का इतना ही रखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आज की पहली क्लास है और आज फर्स्ट टाइम मैंने ये चैनल आज ही क्रिएट किया है, आज ही बनाया है और आज मैं फर्स्ट वीडियो डाल रही हूँ। अगर आपका सपोर्ट रहा, आपका प्यार रहा, तो मैं रोज कोशिश करूँगी कुछ क्वेश्चन आपको मैं रोज कराऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो मेरे पास नहीं होता। मैंने आज पहली बार ये सारा यूट्यूब बनाना, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, किस तरीके से, इसी में लगी हुई हूँ सुबह से। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास आज पसंद आएगी, और अगर पॉजिटिव फीडबैक मिलता है और क्लास अच्छी लगती है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब करना, चैनल को, कि जीरो से शुरुआत कर रही हूँ, देखती हूँ आप इस चैनल को कहाँ तक पहुँचाएंगे। जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे मैं भी उतनी ही मेहनत आपके लिए करूँगी। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। अब मैं क्लास को ऑफ करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, रेडी हैं आज फिर से कुछ क्वेश्चन करने के लिए? चलो मैं आपकी पीपीटी लगा लेती हूँ। कल मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, कुछ आज मॉर्निंग में कराए थे, कुछ अब क्वेश्चन कराऊंगी। ऐसे ही एग्जाम तक 20-20, 30-30 क्वेश्चन करके उम्मीद है आपसे 200-250 क्वेश्चन मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस करा दूँ। तो चलो फोकस करते हैं अब। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संतुलित आहार क्या है? तो बताइए, संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में अवेलेबल होते हैं। तो जब मैंने क्लास ली थी तभी भी आपको समझाया था कि संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें हमारे शरीर के अनुसार, हमारे वेट, हमारी हाइट एवं हमारे दैनिक आवश्यकता और वर्कआउट के हिसाब से सभी पोषक तत्व एक फिक्स क्वांटिटी में अवेलेबल हो। ऐसे आहार को हम संतुलित आहार की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार में कौन से पोषक तत्व शामिल होते हैं? तो बताइए, संतुलित आहार में कौन से पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, फाइबर और वाटर। इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि संतुलित आहार वही होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज, फाइबर और वाटर सभी एक फिक्स क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। वो ही संतुलित आहार की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार क्यों आवश्यक है? तो बताइए, स्वस्थ जीवन के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, वजन घटाने के लिए, या शरीर को कमजोर बनाने के लिए? तो इसमें तो बहुत ही सरल सा आंसर स्पष्ट दिख रहा है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ भोजन लेंगे तो हमारा शरीर तरोताजा, पॉजिटिव, एनर्जेटिक और सभी बीमारियों से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है? बताइए, ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था बट इसकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज है।
कौन सा भोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि सारे ही इम्पोर्टेंट पार्ट निभाते हैं। प्रोटीन टूट फूट में मरम्मत करता है, फैट एनर्जी देने का काम करता है, विटामिन हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में मदद करता है, और कार्बोहाइड्रेट है वो भी ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत माना जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अनाजों में पाया जाता है, और अनाज हमारे दैनिक जीवन के खाद्यान्न का एक प्रमुख आहार माना जाता है, इसलिए सबसे मुख्य स्रोत में कार्बोहाइड्रेट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 5-6 क्वेश्चन आएंगे। ये पहले वाले क्वेश्चन थे, ये संतुलित आहार पर थे, और ये आपकी थर्ड यूनिट में स्पष्ट दिया हुआ है, संतुलित आहार और भोजन पिरामिड। तो इनमें से क्वेश्चन आना निश्चित है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और बेसिक ही क्वेश्चन आएगा। सो आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो भोजन के पिरामिड का फर्स्ट क्वेश्चन, भोजन पिरामिड का सबसे निचला हिस्सा क्या दर्शाता है? देखो, जो भोजन का पिरामिड होता है वो कुछ इस टाइप का ट्रायंगल होता है, और इसमें 5 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 5 पार्ट्स होते हैं। तो जो सबसे निचला हिस्सा होता है वो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा होता है, फिर इससे थोड़ा कम, फिर इससे थोड़ा कम, फिर इससे थोड़ा कम, और लास्ट वाला सबसे कम। इस तरीके का डिवाइडेशन होता है। तो जो सबसे निचला हिस्सा है, इसमें क्या पाया जाता है, क्या दर्शाता है ये सबसे निचला हिस्सा? तो जो सबसे निचला हिस्सा होता है वो अनाज और कार्बोहाइड्रेट को दर्शाता है। तो मैं आपको एक बार बेसिक समझा दूं कि जो सबसे निचला हिस्सा होता है वो अनाज और कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो इसका मतलब है कि हमें सबसे ज्यादा अमाउंट में अनाज और कार्बोहाइड्रेट ही ग्रहण करने पड़ते हैं। जैसे जैसे हम पिरामिड में ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, खाद्यान्न की क्वांटिटी कम होती चली जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे निचला है उसको अपन आधार कहते हैं, और आधार जो होता है उसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। दैनिक जीवन में हम सबसे ज्यादा वो चीजें ग्रहण करते हैं। ठीक है, आया समझ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भोजन पिरामिड में सबसे ऊपर क्या होता है? मैंने अभी समझाया था, ये ट्रायंगल है आपका। तो बताइए कि जो इसमें सबसे ऊपर वाला होता है वो किस चीज को दर्शाता है? जो सबसे कम क्वांटिटी में लेना होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन इस तरीके का भी बन जाता है कि सबसे कम कौन सा हिस्सा ग्रहण करते हैं। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो सबसे कम ग्रहण करते हैं, और सबसे कम ग्रहण में मिठाई और तेल आते हैं, यानी कि ऑयल और स्वीट्स जो होता है वो सबसे कम वाले मात्रा में आता है। पिरामिड में ये सबसे ऊपर के हिस्से में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन पिरामिड कितने भागों में बटा होता है? भोजन पिरामिड का डिवाइडेशन कितना होता है? मैंने छठे क्वेश्चन में, यानी कि इससे 2 क्वेश्चन पहले भी आपको बताया था, ये 5 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पिरामिड में फल और सब्जियां किस स्तर पर होती हैं? सो बताइए। सबसे निचले स्तर में हमने देखा कार्बोहाइड्रेट और अनाज होता है, सबसे ऊपर के हिस्से में हमने देखा कि फैट होता है, यानी कि ऑयल होता है, और शुगर होता है, मिठाइयाँ होती हैं। तो आप अब ये बताइए कि जो द्वितीयक स्तर होता है ना, द्वितीयक स्तर, इसमें होता है फल और सब्जियां। याद रखना, फल और सब्जियां सेकंड लेवल पर आती हैं, द्वितीयक लेवल पर आती हैं। दुग्ध उत्पाद भोजन पिरामिड के किस भाग में होता है? तो बताइए। सबसे ऊपर हमने शुगर देखी, फैट देखी, सबसे नीचे हमने अनाज देखा, कार्बोहाइड्रेट देखा, सेकंड नंबर पे हमने फल और सब्जियां देखी। तो अब ये जो दूध वाला पार्ट है, ये पिरामिड के किस भाग में होता है? मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। ये नहीं नहीं ठीक है, क्योंकि ये भोजन पिरामिड के तो तीसरे हिस्से में आएगा। ऑप्शन थोड़े गलत है, मैं बता देती हूँ आपको। पिरामिड में जो थर्ड नंबर का पार्ट होता है, तीसरे नंबर का पार्ट होता है,
उसमें होता है दूध और दूध से बने उत्पाद। लेकिन ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आएँगे। ध्यान रखना, प्रोटीन हमें दूध और दूध से बने पदार्थों से भी मिलता है। तो याद रखना, दूध, दूध से बनाए उत्पाद जैसे दही है, पनीर है, उनसे हमें एक अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है, इसलिए इनको प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ की श्रेणी में रखा जाता है, जो खाद्य पिरामिड के तीसरे हिस्से में मौजूद होता है। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? बताइए। फाइबर जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाने का कार्य करता है, जिससे कब्ज है, एसिडिटी है, इस तरीके की समस्या ना हो, हमारे गट हेल्थ को अच्छा रखने का कार्य जो करता है वो फाइबर होता है। और फाइबर किसमें सबसे अच्छी मात्रा में पाया जाता है? तो ये हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ध्यान रखना, एक व्यक्ति को दिन में कितने ग्लास पानी पीना चाहिए? एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। और अगर क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ लिया जाए कि एक स्वस्थ व्यक्ति को या एक व्यक्ति को दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए, तो 2 से 3 लीटर पानी पर डे एक व्यक्ति को पीना चाहिए। ठीक है, चलें आगे अब। ठीक है, आगे चलते हैं। कैल्शियम किसके लिए जरूरी है? बताओ। कैल्शियम जो हमें दूध से मिलता है, अंडे से मिलता है, और अन्य बहुत सारी हरी सब्जियों में भी कैल्शियम की मात्रा होती है कुछ हद तक। तो जो कैल्शियम है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, वो किसके लिए जरूरी होता है? मांसपेशियों के लिए जरूरी होता है, हड्डी एवं दांतों के लिए जरूरी होता है, ऊर्जा के लिए जरूरी होता है, या वजन बढ़ाने के लिए जरूरी होता है? तो कैल्शियम हमारी हड्डी एवं दांतों के लिए जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है और मिड टर्म टेस्ट में भी मैंने ये आपको दिया था। तो आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? इसके ऑप्शंस मैंने थोड़े बदल दिए हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने मिड टर्म एग्जाम में दिया था, बट इसके ऑप्शन मैंने चेंज कर दिए हैं। तो बताओ क्या आएगा? विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? नींबू, चावल, मांस, तेल। तो नींबू होता है, विटामिन सी खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। लेकिन अगर नींबू और नींबू के साथ आंवला हो, तो हमें आंवला को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। सबसे ज्यादा आंवले में पाया जाता है, उसके बाद नींबू में पाया जाता है, मौसमी में पाया जाता है, हरी मिर्च में पाया जाता है। तो अगर आंवला है तो हमें आंवला को चूज करना है, और आंवला नहीं है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें अन्य पदार्थ पर शिफ्ट हो जाना है। ठीक है। वसा का अधिक सेवन किस रोग का कारण बनता है? बताइए। अगर हम अत्यधिक मात्रा में फैट का सेवन करेंगे, अत्यधिक मात्रा में फैट कंज्यूम करेंगे, तो हम मोटापे का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। कौन सा भोजन बालों और त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है? ये क्वेश्चन सभी गर्ल्स को पता है क्योंकि वो आए दिन हमारे बाल चमकदार हो जाएं, लंबे हो जाएं, हमारी त्वचा ग्लोइंग हो जाए, इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट करते हैं। तो विटामिन ई जो होता है वो हमारी त्वचा और बालों के लिए सबसे बेस्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? मैंने क्वेश्चन थोड़े चेंज कर दिए हैं, अब वन लाइनर वाले क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वैसे तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन आएंगे, बट अगर वन लाइनर में आ जाए, ओनली क्वेश्चन दे दे आपको वन लाइन में अगर आंसर लिखना है, तो हमें उस तरीके से भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अब आने वाले कुछ क्वेश्चन इस टाइप के होंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह हमारे शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में
हमारी बॉडी में संग्रहित होता है? प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, बताइए। प्रोटीन एक छोटी छोटी इकाई होती है अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड की छोटी छोटी इकाइयां मिलकर प्रोटीन का निर्माण करती हैं, ध्यान रखना है आपको। वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ? क्लास रुक गई है। ओके, हो गई शुरू। वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो वसा का पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में होता है और फैट का पाचन छोटी आंत में होता है। सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो कैल्शियम का मुख्य स्रोत दूध और दूध से बनने वाले खाद्य पदार्थ और डेयरी उत्पाद होते हैं। ये बहुत कॉमन और बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखो, शरीर में पानी की कुल मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 60%। कहीं कहीं आपको 70% भी आंसर मिल सकता है। तो अगर 70% हो तो 70% पे चले जाना, और 70% आंसर नहीं मिले तो 60% पे टिक करके आ जाना। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? कल मैंने पहला ही क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था विटामिन के जो होता है वह हमारे रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। रक्त का थक्का कैसे जमता है? किसी कारण से हम किसी के साथ कोई दुर्घटना घट जाए और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है और ब्लड नहीं रुक पा रहा है, तो इसका मतलब है उसमें के फैक्टर की कमी होती है, और ब्लड को रोकने का कार्य जो होता है वो विटामिन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो वसा में घुलने वाले विटामिन ए, डी, ई के होते हैं, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही बोल देते हैं कीड़ा, के ई डी ए, ये हो जाता है कीड़ा, ठीक है। तो वसा में घुलने वाला कीड़ा। अब बच गया वाटर, तो वाटर में कौन से घुलेंगे? बी और सी। वाटर में घुलने वाले बी और सी, और फैट में घुलने वाले ए, डी, ई के, याद रखना है। नेक्स्ट आ जाइए, कौन सा विटामिन दृष्टि के लिए आवश्यक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। विटामिन ए जो होता है वह हमारी दृष्टि के लिए सबसे बेस्ट होता है। सोडियम और पोटेशियम किसके संतुलन को बनाए रखता है? सोडियम और पोटेशियम हमारे शरीर में जल के संतुलन को बनाने का कार्य करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ध्यान रखना है अच्छे से। कौन सा खनिज हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है? कैल्शियम। बहुत इजी क्वेश्चन है। कैल्शियम हमारे हड्डी एवं दांतों को मजबूत बनाने में बहुत सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या होता है? देखो, विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गोइटर, जिसको घेंगा रोग भी कहते हैं, ये आयोडीन की कमी से होता है। जो हमारी गले में गलगंड नाम की जो ग्रंथि पाई जाती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और हमें प्रॉब्लम होती है। कौन सा पोषक तत्व ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है? देखो, हमारे शरीर में जितने भी टूट फूट या मरम्मत का जो कार्य करता है वो प्रोटीन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी। जब हम हमारे शरीर में किसी तरह की चोट लग जाती है और घाव जल्दी से नहीं भरता, इसका मतलब है हमारे अंदर विटामिन सी की कमी है। तो चोट लगने पर विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी की टूट फूट मरम्मत और घाव को जल्दी हील करने में, भरने में मदद करता है। कुपोषण किसका परिणाम है? असंतुलित आहार का।
स्टार्टिंग आज संतुलित आहार से ही हुई थी। अगर हम संतुलित आहार ग्रहण नहीं करेंगे तो हम कुपोषित हो जाएंगे। इसलिए एक ह्यूमन बीइंग को प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करने के लिए हमेशा संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी नामक बीमारी हो जाती है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जिस तरीके से मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, उम्मीद है आप भी मुझे उतना ही सपोर्ट करेंगे। तो आज क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू। हेलो गाइस, रेडी हैं आप आज फिर से कुछ क्वेश्चन करने के लिए? क्योंकि एग्ज़ाम डेट बिल्कुल नज़दीक है आपकी। शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने तो जारी भी कर दी है, आप लोगों की भी बहुत जल्दी जारी हो जाने वाली है। सो चलो करते हैं स्टार्ट। आज मैं आपको बताऊंगी आपकी 4th यूनिट के बारे में। 4th यूनिट में प्रोसेस फूड के बारे में दिया हुआ है। तो आज के सारे क्वेश्चन प्रोसेस फूड से संबंधित होने वाले हैं। सो रेडी। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस फूड का क्या मतलब होता है? तो प्रोसेस फूड प्रसंस्कृत फूड होता है जो हमारी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ध्यान रखना, प्रोसेस फूड हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो प्रोसेस फूड का मतलब होता है प्रसंस्कृत और परिवर्तित भोजन, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल खाद्य पदार्थ होता है, जो हमारा नेचुरल खाद्य पदार्थ होता है, उसमें परिसंस्करण के माध्यम से, केमिकल के माध्यम से उसको परिवर्तित कर दिया जाता है, जो खाने में स्वादिष्ट होता है लेकिन उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू नथिंग होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नीचे मैंने आंसर भी अब की बार लिखती हैं, इसलिए 3 ऑब्जेक्ट ही डाले हैं ताकि 4th ऑब्जेक्ट में आपके आंसर लिख सकूं। इसलिए ये मत सोचना कि मैडम ने ABC ही डाला, डी कहाँ चला गया। इसलिए आज मैंने 3 ही आंसर डाले हैं और लास्ट में 4th मैंने आपका फाइनल आंसर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भोजन प्रोसेस फूड की श्रेणी में आता है? बताइए। कच्ची सब्जियां, चिप्स, उबले अंडे। तो कच्ची सब्जियां नेचुरल फूड है, उबले हुए अंडे भी स्वादिष्ट भी होते हैं, पौष्टिक भी होते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। लेकिन जो चिप्स है ना, इसमें स्वाद तो होता है खाने के लिए, लेकिन ये प्रोसेस फूड के अंतर्गत आती है क्योंकि इसमें केमिकल प्रोसेस बहुत ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट आंसर, प्रोसेस क्वेश्चन, प्रोसेस फूड बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्रोसेस फूड बनाने से टेस्टी खाना तो बनता है, इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य होता है स्वाद को बढ़ाना। लेकिन स्वाद स्वाद के चक्कर में हम शरीर में बहुत सारे नुकसान झेलते हैं। इस चीज को आपको समझनी होगी। तो प्रोसेस फूड का मेन ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो वो सिर्फ स्वाद को बढ़ाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजे फलों की तुलना में प्रोसेस जूस में क्या होता है? तो प्रोसेस जो चीजें होती हैं उसमें शुगर कंटेंट और शुगर के साथ ही सोल्ट कंटेंट, दोनों चीजें ही बहुत ज्यादा मात्रा में मिलाई जाती हैं। इसलिए ध्यान रखें, जो प्रोसेस फूड होते हैं उसमें शुगर और सोल्ट दोनों ही कंटेंट बहुत ज्यादा मात्रा में मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोसेस फूड नहीं है? ताजा फल, अचार, पैकेट नूडल्स। तो स्पष्ट दिख रहा है, जो भी चीजें ताजा हैं, जो भी चीजें नेचुरल है, वो हमारी प्रोसेस फूड के अंदर नहीं आएंगी। चाहे ताजा सब्जी है, ताजा फल है, अनाज है, जो प्रोसेस फूड के माध्यम से नहीं प्रोसेस किया गया है, वो सब प्रोसेस फूड की बाहर की श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस फूड में कौन से पदार्थ अधिक होते हैं? तो नमक और चीनी प्रोसेस फूड के अंतर्गत बहुत अधिक मात्रा में आते हैं।
मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, नमक और चीनी सबसे ज़्यादा मिलाए जाते हैं क्योंकि इनसे जो भोज्य पदार्थ होता है वो लंबे समय तक टिका रहता है, यानी कि लंबे समय तक इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, लंबे समय तक खराब नहीं होती, इसलिए इनमें नमक और चीनी का कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया का उपयोग प्रोसेस फूड को संरक्षित करने में किया जाता है? तो प्रोसेस फूड को लंबे समय तक सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए फ्रीजिंग और फर्मेंटेशन दोनों ही विधियों का उपयोग किया जाता है। किसी भी खाद्य पदार्थ को हम फ्रीज के माध्यम से भी लंबे समय तक सुरक्षित रख लेते हैं और फर्मेंटेशन के माध्यम से भी हम खाद्य पदार्थ की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस फूड का अधिक सेवन किस स्वास्थ्य समस्या से जुड़ा हुआ होता है? तो प्रोसेस फूड यानी कि रेडी टू ईट फूड अगर हम रोज खाते हैं, रोज प्रोसेस फूड का हम सेवन करते हैं, तो ओबेसिटी के शिकार हम एक टाइम पर होकर रह जाते हैं। इसलिए प्रोसेस फूड को एक लिमिट क्वांटिटी में हमें यूज करना चाहिए। प्रोसेस फूड का कौन सा संरक्षक अक्सर जोड़ा जाता है? तो प्रोसेस फूड में सबसे ज्यादा अगर संरक्षक के तौर पे कोई चीज जोड़ी जाती है तो वो सोडियम बेंजोइट होता है। ये रासायनिक प्रक्रिया है। नमक और चीनी है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और सोडियम बेंजोइट जो है ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड प्रोसेसिंग के दौरान पोषक तत्वों का नुकसान क्यों होता है? जब हम फूड को प्रोसेस करते हैं तो उस दौरान काफी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसका कारण है कि एक तो उसमें बहुत ज़्यादा हम हीट प्रेशर करते हैं और एक बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद्य पदार्थों का हम उपयोग करते हैं। इन दोनों चीज़ों की वजह से जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है वो प्रोसेसिंग के दौरान पोषक तत्वों का सबसे ज़्यादा नुकसान झेलता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोसेस फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है? तो ये दोनों ही है, कैन्ड पनीर भी और पैकेट वाला जूस भी। जो पैकेट रियल जूस जो आते हैं पैकेट में, अपन बहुत खुश होके पीते हैं, हमने आज 1 लीटर रियल जूस की बोतल में बहुत सारा जूस पिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पैकेजिंग वाली चीजें होती हैं उन सभी में केमिकल प्रोसेस बहुत ज्यादा किया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेडी टू ईट फूड का मतलब क्या है बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। रेडी टू ईट यानी कि रेडी टू ईट, तुरंत तैयार होने वाला, तुरंत खाने योग्य। जैसे मैगी, 2 मिनट पानी उबाला और उसमें मैगी डाली, खाने योग्य खाद्य पदार्थ रेडी हो गया। लेकिन उसके कितने नुकसान हैं जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो रेडी टू फूड आइटम होते हैं, उनको पूरी तैयार करके पैक कर दिया जाता है और 2 मिनट में वो फिर रेडी हो जाते हैं, जिसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू नथिंग होती है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस फूड में ट्रांस फैट का क्या प्रभाव होता है? जो प्रोसेस फूड होते हैं उसमें जो ट्रांस फैट होती है उसके क्या प्रभाव होते हैं? मैंने कल भी एक क्वेश्चन बताया था आपसे। जो ट्रांस फैट होती है वो बैड कोलेस्ट्रॉल का एक कारण होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल हमें हृदय से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, ओबेसिटी है, इसकी जोखिम की तरफ हमें सबसे ज्यादा ट्रांस फैट लेकर जा रही है। जो रोज हम रेडी पे खड़े होकर समोसे और कचौरियां खाते हैं ना, वो सारे ट्रांस फैट से ही बने होते हैं। प्रोसेस फूड में किसकी कमी होती है? तो प्रोसेस फूड है उसमें शर्करा भी खूब मिलाई जाती है, सोडियम भी खूब मिलाया जाता है। स्टार्टिंग में मैंने आपसे बताया था कि शर्करा यानी कि चीनी और नमक बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड में मिलाया जाता है। लेकिन इसमें कमी किस चीज की होती है? तो वो कमी होती है फाइबर की, क्योंकि फाइबर कंटेंट इसका खत्म हो जाता है केमिकल प्रोसेसिंग के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का प्रोसेस फूड सबसे ज्यादा कैलोरी युक्त होता है? बताइए। सबसे ज्यादा कैलोरी किस में होती है? मीठे में होती है, चीनी में होती है, शुगर में होती है। तो इसमें मिठाई एक ही जगह दिखाई दे रही है, फ्रोजन मिठाई। तो जो फ्रोजन फूड होते हैं, जो फ्रोजन मिठाइयाँ होती है खासकर, उनमें कैलोरी कंटेंट बहुत ही एक्सेस मात्रा में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस फूड का अधिक सेवन किसको प्रभावित कर सकता है? तो प्रोसेस फूड का अधिक सेवन हमारे पाचन तंत्र को भी प्रभावित करता है। हमने खाना खाया और खाना खाते ही हम लैट्रिन करने चले गए। इसका कारण क्या है? जो हमारा पाचन तंत्र है, वो एक टाइम पे आकर बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच जाता है। तो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का प्रभाव हमारी हार्ट हेल्थ, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस फूड का स्वाद कैसे बढ़ाया जाता है? तो देखो, जब हम कृत्रिम मसालों का उपयोग करेंगे तो उसमें हमें स्वाद कम आएगा, लेकिन वो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जो कृत्रिम फ्लेवर्स होते हैं ना, ये स्वाद बढ़ाने में बहुत कामयाब होते हैं, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसक्रीम किस प्रकार का फूड है बताइए? अपन खूब भर भर के खाते हैं आइसक्रीम। अभी 1 महीने बाद थोड़ी गर्मी होना शुरू हो जाएगी तो खूब आइसक्रीम खाएंगे। ये भी एक प्रोसेस फूड का ही आइटम है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलें। ये क्या हो गया? नेक्स्ट चलते हैं। फ्रोजन फूड को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किसी भी चीज को, चाहे वो फ्रोजन फूड हो या नॉर्मल फूड हो, सबको डीप फ्रीज में स्टोर करके हम, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो या फ्रोजन फूड हो, किसी को भी लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम डीप फ्रीज का उपयोग करते हैं। अब इतनी ही देर से जो हम पूरी रामायण पढ़ रहे थे, उसका मैंने एक छोटा सा चार्ट लगाया है, शायद इसको देख के आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। ये जो फूड है, ये अनप्रोसेस फूड है। ये जो फूड है, ये अनप्रोसेस फूड है। इन पे कोई प्रोसेस नहीं किया गया है। देखो, एप्पल आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, मक्का दिखाई दे रहा है, फूल गोभी दिखाई दे रही है, सैलेड दिखाई दे रही है, इधर बनाना है, टोमेटो है, मटर है, गाजर है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, यानी कि ये वो चीजें हैं जो ओरिजिनल है। इन पे किसी तरह का कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। अब इधर आओ, इनको प्रोसेस करके देखो, ये पैक कर दिया, ये कैंड फूड बना दी, इधर वेजिटेबल मीट पैक कर दिया। ठीक है, यानी कि ये सूप तैयार कर दिया, तो इनमें प्रोसेसिंग हो गई। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा जो ट्रांस फैट वगैरह जो होती हैं, जो हाईली प्रोसेस फूड होते हैं, ये इस श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये वाली जो श्रेणी है, 1 नंबर की जो श्रेणी है, ये हमारी हेल्थ के लिए सबसे अच्छी है। और ये 3rd नंबर की जो कैटेगरी है, ये हमारी हेल्थ के लिए सबसे बुरी है। ये बीच वाली कैटेगरी अच्छी भी है, बुरी भी है। कभी कभी अगर इन चीज़ों का हम सेवन करते हैं तो चल सकता है, बट कंटिन्यू अगर इन चीज़ों का अपन उपयोग करेंगे तो एक दिन हम अच्छी खासी बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। एक और चार्ट लगाया है मैंने आपके लिए, जिसमें होल फूड्स और प्रोसेस फूड दिए हुए हैं। तो ये हमारे होल फूड्स हैं, ये हमारे प्रोसेस फूड्स हैं। होल फूड में देखो, रिच न्यूट्रिएंट होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और न्यूट्रिशन दैट एड्स इन फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइज, यानी कि और हाई वैल्यू कैलोरीज, हाई वैल्यू फूड्स इसके अंतर्गत आते हैं। ये बहुत अच्छे होते हैं। इधर ही अगर आते हैं तो ये सारी चीज़ें जस्ट उल्टी हो जाती है। लो न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स, हाई सोडियम, शुगर, जो मैं इतनी देर से बता रही थी आपको, ये इसमें हो जाता है। हाई एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, हाई प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। यू फील लेस फुल, कंफर्ट एंड होल ग्रेन्स, यानी कि ये जो होते हैं, ये बिल्कुल भी पूर्ण नहीं होते, ये अपूर्ण होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए लेस इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद आई होगी आपको कि कुछ समझ आया होगा, इतना मैं उम्मीद कर सकती हूँ। फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसा मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसा करेंगे। थैंक यू। तो रेडी हो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन और करने के लिए? उम्मीद है आप रेडी होंगे। तो चलो, आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे विटामिन के क्वेश्चन करेंगे। ये विटामिन की क्वेश्चन आपने कर लिए, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पढ़ने की आपको कतई कोई ज़रूरत नहीं है। बस इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लेना। तो लेट स्टार्ट। विटामिन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विटामिन का वैज्ञानिक नाम होता है विटेला अमीन।
आया समझ? विटामिन का नाम क्या होता है? विटेला अमीन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, विटेला अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा विटामिन आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो विटामिन ए जो होता है वो हमारी आंखों की रोशनी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। विटामिन बी 1 को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन बी 1 को थायमीन के नाम से जाना जाता है। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करता है? तो कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी कार्य करता है। कौन सा विटामिन कौन सा विटामिन रक्त के थक्के को जमाने में मदद करता है? ये क्वेश्चन मैंने पहले एक क्लास में भी करा दिया है, फिर से रिपीट करा दिया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ब्लड के क्लॉट के लिए विटामिन के कार्य करता है। ब्लड की क्लॉटिंग के लिए विटामिन के इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एग्जाम में मैंने दिया था क्योंकि इम्पोर्टेंट है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी 12 किस तत्व में पाया जाता है? तो विटामिन बी के अंदर सबसे ज्यादा कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, विटामिन बी में सबसे ज्यादा विटामिन बी 12 में सबसे ज्यादा कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है? विटामिन डी का दूसरा नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का दूसरा नाम कैल्सीफेरोल। कौन सा विटामिन बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है? मैंने कल भी ये क्वेश्चन कराया था कि बालों को मजबूत रखने में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बायोटीन। विटामिन बी 7 होता है और विटामिन बी 7 को बायोटीन के नाम से जाना जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि विटामिन बी 7 को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन बी 7 को बायोटीन के नाम से जाना जाता है। और बायोटीन क्या काम करता है? हमारे बालों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? तो गाजर, इस मौसम में खूब आ रही है, दवा की खाना। ठीक है, गाजर विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। कौन सा विटामिन शरीर के ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है? तो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन का जो काम करता है वो विटामिन बी 1 करता है। ठीक है, विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग भी होता है, याद रखना। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग विटामिन बी 3 की नाम की बीमारी, विटामिन बी 3 की जब कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। और पेलाग्रा नामक रोग में 3 बीमारियां हो जाती हैं। तो इसको 3D 3D के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछ लिया जाए कि 3D बीमारी से किससे रिलेटेड है, तो विटामिन बी 3 से रिलेटेड है और पेलाग्रा से रिलेटेड है। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन बी 2 का नाम है राइबोफ्लेविन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। विटामिन डी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, लेकिन ये बीमारी बच्चों में होती है। ठीक है, और बूढ़े लोगों में होता है ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है और वृद्ध लोगों में ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। यह एक हड्डी से संबंधित बीमारी है। मसूड़ों में खून आने का कारण मसूड़ों में खून आने का कारण होता है विटामिन सी। ठीक है, जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हमारे मसूड़ों में खून आने लगता है और हमारे मसूड़े सूज जाते हैं।
कौन सा विटामिन मांसपेशियों की कमजोरी को रोकता है? तो देखो विटामिन ई मैंने कल बताया था कि ये एजिंग के फैक्टर को कम करता है, तो जो हमारी मांसपेशियां हैं उनकी कमजोरी को रोकने में विटामिन ई बहुत कारगर साबित होता है। कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन डी। बहुत इजी क्वेश्चन है। विटामिन डी सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। रक्ताल्पता एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो रक्ताल्पता विटामिन बी 12 की कमी से होता है। नर्वस सिस्टम के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? नर्वस सिस्टम के लिए भी विटामिन बी 12 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन अल्सर को ठीक करने में मदद करता है? तो अल्सर जब होता है, अल्सर हमारे पेट में होता है, पेट में घाव बनने लग जाते हैं और घाव को भरने में विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी 20 क्वेश्चन कराए हैं आपको। उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज क्लास को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, रेडी हैं आप अब और क्वेश्चन करने के लिए? तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं। आज ये छठी क्लास है आपकी, ठीक है? लगभग मैंने सारे टॉपिक आपके करा दिए हैं, कुछ ही टॉपिक हैं जो आपके बच्चे हैं। आई नो। शुरू करें? तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है ड्यूल न्यूट्रिशन। ड्यूल न्यूट्रिशन का मतलब होता है दोहरा कुपोषण। और दोहरा कुपोषण से मतलब है हमारे इंडिया में यानी कि हमारे भारत में लोग दोहरे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। दोहरे का मतलब होता है एक तो अंडर न्यूट्रिशन और दूसरा ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब होता है अल्प पोषण और ओवर न्यूट्रिशन का मतलब होता है अधिक पोषण। तो कुछ लोग तो बहुत मोटे हैं, कुछ लोग बहुत पतले हैं, तो इसका यही कारण है कुछ लोग ओबीज है और कुछ अंडर न्यूट्रिशन है, अल्प पोषण के शिकार है। तो ये आज का ओवरव्यू है, इसी के बारे में हम क्वेश्चन करेंगे। एक बार मैं इसको रीड कर देती हूँ, आप समझ जाना। द्वैध कुपोषण यानी कि ड्यूल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक ही समय में कुपोषण के दो रूप देखने को मिलते हैं, एक अल्प पोषण अंडर न्यूट्रिशन और दूसरा अधिक पोषण यानी कि ओवर न्यूट्रिशन। किसी जनसंख्या में मौजूद होते हैं। यह विशेष रूप से विकसित देशों में देखा जाता है, जहां एक और कुपोषण के कारण बच्चों में वृद्धि रुक जाती है, दुबलापन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर शहरीकरण और जीवन शैली में बदलाव के कारण मोटापा और उससे संबंधित गैर संचारी रोग जैसे मधुमेह, हृदय रोग की समस्या बढ़ती जा रही है। अब एक तो होते गैर संचारी यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और एक होती है कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल में तो वो डिजीज आती हैं जो एक दूसरे के संपर्क से फैलती है, ठीक है? और नॉन कम्युनिकेबल में वो आती हैं जो एक दूसरे के संपर्क से नहीं फैलती, बल्कि हमारी दैनिक दिनचर्या जो होती है उसके माध्यम से ये बीमारियां फैलती हैं। तो आपको शायद इसका ओवरव्यू समझ आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में लगा हुआ है न्यूट्रिशन डाइट हेल्थ वाले पोर्शन में। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डबल यानी कि द्वैध कुपोषण के प्रभावों को कम करने के लिए कौन सी हस्तक्षेप रणनीति प्रभावी हो सकती है? यानी कि हमें क्या करना चाहिए जिससे ये जो ड्यूल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम है, जो ड्यूल कुपोषण वाली प्रॉब्लम है, इसको कम किया जा सके। तो हमें एक तो खाद्य में फोर्टिफिकेशन करना चाहिए। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जो चीजें हमारे खान पान में मौजूद नहीं है, ठीक है ना, उन चीजों को हमें खान पान में मिला देना चाहिए, यानी कि फोर्टिफिकेशन करना चाहिए हमें फूड का। दूसरी चीज क्या होती है कि हमें शिक्षा के माध्यम से लोगों को पोषण के बारे में अवेयर करना चाहिए। आप जैसे एक साइंस का बच्चा है, एक कॉमर्स का बच्चा है, एक आर्ट का बच्चा है, तीनों ही कैटेगरी के बच्चे हैं और वो फूड साइंस पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि सब बच्चे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, किसी भी स्ट्रीम्स के हो, उनके अंदर पोषण की शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा दैनिक कार्य है, रोज खाना होता है हमें। तो हमें कम से कम इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि कौन सा खाना हमारे लिए अच्छा है, कौन सा खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बुरा है। तो ये पोषण शिक्षा के अंतर्गत आता है। थर्ड क्या है? शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देना।
आजकल क्या है, हर चीज़, घर का काम हो, बाहर का काम हो, मोस्टली क्या है, लैपटॉप पे बैठ के करना होता है, ऑफ़िस का काम कंप्यूटर बैठ के करना होता है। घर में वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, बहुत सारी आधुनिक मशीनें आ चुकी हैं। तो इससे जो हमारी शारीरिक गतिविधियाँ हैं, वो बिल्कुल कम होती चली गई हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर मोटापा सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं, किसी भी काम को हम फिज़िकल एक्टिविटी के साथ करते हैं, तो उससे एनर्जी बर्न होती रहती है। हम जितना खाते हैं उतना हम अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं, बट आज का युग मशीनी युग आ गया है। तो मशीनी युग में हम खाते तो हैं लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इस वजह से भी हम कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि हम इन तीनों चीजों पर जब ध्यान देंगे तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि हम इस कुपोषण से प्रभाव से निकलने के लिए इन तीनों ही तरीके को अपना सकते हैं। नेक्स्ट है, द्वैध कुपोषण के संदर्भ में पोषण संक्रमण का क्या अर्थ होता है। तो पोषण संक्रमण सीधा सा आंसर है कि आहार के पैटर्न को बदलाव करना होगा। जब हम आहार में बदलाव करेंगे, आहार के पैटर्न में जब हम बदलाव करेंगे, तो धीरे धीरे हम इस कुपोषण के संक्रमण से बाहर आने लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध कुपोषण की निगरानी के लिए कौन सा संकेतक उपयोगी होता है। तो सबसे अच्छा इसमें संकेतक होता है जो हमारा बॉडी मास यानी कि बीएमआई। बीएमआई का मतलब क्या होता है, हमारी कितनी हाइट है, हमारा कितना वेट है। हमारी हाइट और हमारे वेट के अकॉर्डिंग हम बीएमआई का मेजरमेंट करते हैं, यानी कि हमारा बॉडी मास इंडेक्स, कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसके अंदर विजिबल फैट कितनी है और अनविजिबल फैट कितनी है, कितना हमारे अंदर मांस है, कितनी हमारे अंदर हड्डियां हैं, कितना हमारे अंदर ब्लड है, किस तरीके से हमारी बॉडी वर्कआउट कर रही है। इन सब चीजों को हम बीएमआई के माध्यम से हमारे बॉडी का वेट और हाइट के अकॉर्डिंग हम इस चीज को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध कुपोषण के परिणाम स्वरूप कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जब हम दोहरे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं तो उस परिणाम में हमारे शरीर की वृद्धि में भी रुकावट आ जाती है, हमारा संज्ञानात्मक विकास भी रुक जाता है और रोगों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता में वृद्धि होती है, यानी कि हम अनेक रोगों के शिकार हो जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। इन सभी चीजों की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं जब हम कुपोषण के शिकार होते हैं। आई नो आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, मैं बड़ी एक एक चीज को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके आगे है, द्वैध कुपोषण से निपटने के लिए किस आयु वर्ग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो आज के शिशु और छोटे बच्चे हैं ना, वो सबसे ज्यादा इस समस्या से जूझ रहे हैं। या तो एक छोटा बच्चा 3-4 साल की एज में इतना मोटा हो गया है कि वो अपने मोटापे से परेशान है, या तो 3-4 साल का एक छोटा सा शिशु इतना कमजोर है कि उसकी हड्डी, उसकी पसली, उसका सब कुछ बॉडी का पोस्चर अलग अलग दिख रहा है। तो यानी कि जो ये छोटे बच्चे हैं ना, वो इस कुपोषण में सबसे ज्यादा चपेट में आ रहे हैं। द्वैध कुपोषण का एक प्रमुख कारण क्या है। तो द्वैध कुपोषण का एक प्रमुख कारण है खाद्य की असुरक्षा और अस्वस्थ आहार। ठीक है, जो द्वैध कुपोषण यानी कि जो ड्यूल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम है, उसका प्रमुख कारण है कि एक तो हम खाद्य के यानी कि जो खान पान है हमारा, उसको लेके सुरक्षित नहीं है, बहुत असुरक्षित है, जो मन आया खा लिया, जो मन किया खा लिया। और हम आए दिन ठेलों पे खड़े खड़े होके जो गोलगप्पे और चाउमीन बर्गर ये सब खाते हैं ना, ये अस्वास्थ्यकर आहार है, जिसको ना तो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है, और इसके अंदर जो ट्रांस फैट होती है, वो ट्रांस फैट सबसे ज्यादा इन इन चीजों के अंदर होती है, जो हमारे शरीर में जाके एक न्यूट्रिशन नामक की कोई चीज नहीं देती, जो सिर्फ और सिर्फ कुपोषण का शिकार, मोटापे का शिकार हमें करती है। तो खाद्य के प्रति असुरक्षा और अस्वास्थ्यकर आहार जिसे हम डेली जीवन में अपनाते हैं, ये एक इसका सबसे बड़ा और एक सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध कुपोषण की रोकथाम के लिए कौन सी रणनीति प्रभावी हो सकती है। देखो क्या क्या रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले हमें संतुलित आहार का प्रचार प्रसार करना चाहिए। ठीक है,
कि हमें अच्छा आहार खाना चाहिए, स्वस्थ आहार खाना चाहिए, घर की बनी हुई चीज़ें खानी चाहिए, फोर्टिफाइड की हुई चीज़ें खानी चाहिए, बाहर की चाउमीन, बर्गर नहीं खानी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है? शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देना। हम कम से कम मशीनी चीज़ों का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट की तरफ इन्वॉल्व हो जाएँ। तीसरा, पोषण शिक्षा कार्यक्रम, यानी कि जगह-जगह पर हमें पोषण शिक्षा कार्यक्रम की अवेयरनेस करनी चाहिए, पोस्टर लगाने चाहिए, चार्ट लगाना चाहिए। जहाँ भी जो भी कोई आपको मिले उसको इस चीज़ के बारे में समझाना चाहिए कि हमें किस तरीके का आहार ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध कुपोषण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बढ़ सकती है? तो देखो, हार्ट हेल्थ है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा हार्ट स्वस्थ है, हमारा हृदय स्वस्थ है, तो लगभग हमारी बॉडी के हर ऑर्गन्स स्वस्थ है। तो सबसे ज़्यादा कुपोषित हमारा हार्ट होता है, विशेष ध्यान रखना। द्वैध कुपोषण के अंतर्गत कौन सी 2 स्थितियाँ शामिल हैं? देखो, एक मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक तो अल्पपोषण, अंडर न्यूट्रिशन, और दूसरा मोटापा, ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है? ये 2 चीज़ें इसके अंदर विशेष रूप से शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध कुपोषण की समस्या किस प्रकार के देशों में अधिक पाई जाती है? तो देखो, जो ये विकासशील, हम विकासशील देश में रहते हैं, ये तो सबको पता है ना, हम विकासशील देश में हैं, ठीक है? यानी कि जो विकसित देश होते हैं, उनमें ये समस्या नहीं होती। जो अविकसित देश होते हैं, उनमें एक्सेस मात्रा में होती है, वो मोस्टली कुपोषित ही मिलेंगे आपको। लेकिन ये दोहरा जो भार झेल रहे हैं ना, वो विकासशील देश झेल रहे हैं और हम एक विकासशील देश के नागरिक हैं। द्वैध कुपोषण किसे कहते हैं? तो बताइए। मैंने फर्स्ट में इंट्रोडक्शन इसीलिए आपको कराया था 5 मिनट, ताकि आप इस चीज को समझ सकें। देखो, द्वैध कुपोषण वो होता है जिसमें अल्प पोषण और अधिक पोषण दोनों का बराबर योगदान हो, दोनों का सह अस्तित्व हो, दोनों साथ साथ चलते हैं। आई नो, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाने की इसलिए कोशिश की है, ताकि आपको छोटी वीडियो मिले, आप जल्दी देखें, जल्दी अपना काम कर सकें आप। लेकिन आज की क्लास में यही एंड कर रही हूँ। अगली क्लास में आपको जब पढ़ाऊंगी, जब कल तक मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। मैं देख रही हूँ बहुत कम सब्सक्राइबर, बहुत कम लाइक, बहुत कम व्यूज, ऐसे काम नहीं चलता। मैं टाइम निकाल के आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप भी उसके लिए अवेयर हो जाएं, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को फैलाएं, उन्हें भी दिखाएं कि हम इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, इस चीज़ का आप भी फायदा उठा सकते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करते रहना। आज के लिए मैं वीडियो यहीं स्टॉप कर रही हूँ। हाँ, तो बच्चों तैयार हो ना आज फिर से कुछ क्वेश्चन करने के लिए? तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। संतुलित आहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कल भी मैंने आपको, यानी कि परसों मैंने आपको बताया था संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, उसे संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार का मुख्य उद्देश्य भी यही होता है कि जो हमारे शरीर में पोषण की आवश्यकताएं होती हैं, उन सभी आवश्यकताओं को वह पूरा करता हो। तो पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति करना संतुलित आहार का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? बताओ। केवल प्रोटीन का सेवन, सभी पोषक तत्वों का उचित अनुपात, अधिक मात्रा में भोजन करना, केवल शाकाहारी भोजन। तो देखो, जहाँ केवल वर्ड लग जाए ना, ये एक आप नोट कर रहे हैं ना इस चीज को, जो किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, जहाँ केवल वर्ड आएगा ना, ये समझ लेना वो 80% गलत है। ठीक है? केवल एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो इसको नेगलेक्ट करने की कोशिश करना। और इसका सही आंसर आपको स्पष्ट दिख रहा है, मैंने लिख भी रखा है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन है। सभी पोषक तत्वों का उचित अनुपात ही संतुलित आहार का सबसे अच्छा वर्णन होता है। इसका सह कट गया भाई, लगा लेना सह। संतुलित आहार में कितने प्रमुख पोषक तत्व होते हैं? तो संतुलित आहार में प्रमुख पोषक तत्व 6 होते हैं, याद रखना। बच्चों के लिए सबसे अधिक आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है?
तो बच्चों के लिए सबसे अच्छा पोषक तत्व होता है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से ग्रोथ होती है और ग्रोथ बच्चों के लिए जरूरी होता है। तो बच्चों की टूट फूट और बच्चों की लंबाई ग्रोथ के लिए प्रोटीन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। गर्भवती महिलाओं को अधिक किसकी आवश्यकता होती है बताओ? आयरन की या कैल्शियम की, फाइबर और वसा की, विटामिन सी की, कार्बोहाइड्रेट की? तो गर्भवती जो महिला होती है उसको आयरन और कैल्शियम की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भोजन वृद्ध व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है? तो वृद्ध व्यक्तियों के लिए हल्का और सुपाच्य भोजन अच्छा होता है, ठीक है। क्योंकि वृद्धावस्था में पाचन तंत्र है वो कमजोर हो जाता है, तो गरिष्ठ एवं भारी भोजन को नहीं पचा पाता, इसलिए उनको हल्का और जल्दी पचने वाला, सुपाच्य का मतलब होता है जल्दी पचने वाला आहार, इस तरीके का आहार देना चाहिए। कौन सा भोजन वृद्ध व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है सेम। आगे चलते हैं। संतुलित आहार का निर्धारण किस पर आधारित होता है? तो आयु और लिंग पर, भौगोलिक स्थिति पर, व्यक्तिगत स्वाद पर, या इनमें से सभी? तो देखो, आयु भी उसमें मेंशन होती है, भौतिक वातावरण भी आवश्यक होता है और व्यक्ति की अपनी खुद की पसंद भी होती है। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना। इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। कौन सा पोषक तत्व बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो देखो, हड्डी चाहे बच्चों की हो या बूढ़ों की हो या अडल्ट की हो, सबके लिए कैल्शियम इम्पोर्टेंट होता है। हड्डी और दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम इम्पोर्टेंट होता है। शारीरिक विकास के लिए मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं प्रोटीन से क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, अच्छे से याद कर लेना। शारीरिक वृद्धि हो, शारीरिक विकास हो, टूट फूट की मरम्मत हो, इन सब के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शिशुओं के लिए सबसे अच्छा आहार क्या होता है? गाय का दूध, माता का दूध, दाल का पानी, फॉर्मूला दूध? तो सबको पता है माता का जो दूध होता है वो शिशुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइबर का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो फल और सब्जियां जो है ना वो फाइबर के लिए मुख्य स्रोत होते हैं, ठीक है। किशोर अवस्था में किसकी पूर्ति आवश्यक है? तो किशोर अवस्था में प्रोटीन और कैल्शियम की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वसा का अधिक सेवन किस आयु वर्ग के लिए हानिकारक होता है? तो वसा का अधिक सेवन सभी वर्ग के लिए हानिकारक होता है, चाहे बच्चे हो, वृद्ध हो, वयस्क हो, सभी के लिए अधिक चीजें वसा की खाना नुकसानदायक होती है। खेल कूद करने वाले बच्चों को किसकी आवश्यकता अधिक होती है? खेल कूद करने वाले बच्चों के लिए अधिक प्रोटीन, अधिक ऊर्जा, मैं बार बार बता रही हूँ, अधिक खेल कूद करने वाले बच्चों में टूट फूट होती है और टूट फूट की मरम्मत के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कौन सा भोजन वृद्ध व्यक्तियों के पाचन तंत्र के लिए उचित होता है? तो उच्च फाइबर वाला भोजन। देखो, जो उच्च फाइबर वाला भोजन होगा इससे वृद्ध का जो पाचन तंत्र है वो मजबूत होता है और उसको जल्दी से वो डाइजेस्ट कर पाता है, ठीक है। गर्भवती महिला के लिए आयरन का सबसे अच्छा स्रोत हरी सब्जियां होती है। देखो, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां खाना आयरन के लिए एक रिचर सोर्स माना जाता है। एक वयस्क व्यक्ति को दिन भर में कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2000 से 2500 कैलोरी पर डे हमें लेनी चाहिए। कौन सा पोषक तत्व बच्चों की मानसिक वृद्धि में मदद करता है? तो जो ओमेगा 3 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की मेंटल पावर के लिए। किशोर अवस्था में आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। देखो जी, कोई सी व्यवस्था हो, अगर आयरन की कमी होगी ना तो एनीमिया सभी को होना निश्चित है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। रोज बोलती हूँ लेकिन फिर भी बहुत कम लाइक मिलते हैं मुझे, बहुत कम।